नमस्कार। अमरकंटक अज्ञानता के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। योगी रामन ने जूलियन मेंटल को 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ दिए और अब तक हमने इस कार्यक्रम अमरकंटक में उनमें से 5 पर चर्चा की है। माइंड, पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल और टाइम। आइए आज के अंक में छठे वर्च्यू पे बात करते हैं, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, काइंडनेस, कंपैशन। और काइंडनेस यानी कि दया भाव पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज बोगला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इस काइंडनेस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, काइंडनेस इज समथिंग फ्रॉम विच यू कैन evaluate or assess the state of spiritual development or a consciousness of a person. So kindness is something which is the outcome of your otherwise being successful or otherwise being fulfilled in life. तो ये जो हम पहले 5 वर्चुज की बात की है, या जो भी बातें हमने पास्ट में की है कि जूलियन को लगा कि मेरे जिंदगी में कुछ कमियां हैं और उन्होंने कुछ सीख, कुछ उपदेश उन्हें मिले, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए सेंट्स ऑफ सवाना से। अब वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं आया, उसका सबसे बड़ा सबूत एविडेंस काइंडनेस होता है। तो कई लोग नेचुरली काइंड होते हैं, कई लोग उसको डेवलप करते हैं काइंडनेस को। फिर आपको याद हो, गांधी जी का एक फेवरेट भजन था कि वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पर आई जाने दे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने दे। अब देखिए, इसके अंदर में काइंडनेस का सारा साइंस समझाया गया है कि लवर ऑफ गॉड हम उसे ही बोलेंगे जो दूसरों का दर्द समझता हो। पहली लाइन ये कहती है, पर दुखे उपकार के वे दूसरों के दर्द में काम आए, दूसरों का उपकार करे और मन में डूअरशिप का भाव ना आए, मन अभिमान ना आने कि मैंने किसी को हेल्प कर दिया। तो अब अगर ये पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि काइंडनेस इज ए प्रोसेस। काइंडनेस इज ए प्रोसेस एज अ पर्सन इवॉल्व तो तब उसके अंदर में वो भाव आने में वक्त लगता है कि अपने में और दूसरे में फर्क ना देख सके। तो जो चेतना बहुत ज्यादा ऊंची होती है तब अपने और दूसरे में फर्क नहीं दिखता है। तो अपना और दूसरों का भाव तो रहता है, मगर दूसरों का दर्द खुद को कचोटता है। तो ऐसी जब फीलिंग आने लगी, देन यू नो दैट इज द प्रोसेस। एक वक्त मास्टर्स के लाइफ में ऐसा भी आता है जब काइंडनेस बिकम्स इररिलेवेंट बिकॉज दूसरों का दर्द आपका दर्द बन गया। इट इज नो लॉन्गर that you are kind towards somebody. It is a part of your being is suffering, जब suffering देख रहे हैं। तो ultimate goal तो ये तो लंबा फेज है, किंतु काइंडनेस मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ा सूचक है। It is a kind of a barometer or a kind of an indicator that you are on the right path। अगर आपके अंदर में काइंडनेस का भाव आता है, और अगर काइंडनेस की साइंस थोड़ी बहुत समझी जो हमने पढ़ा है। मैंने एक भारत में बहुत बड़े मास्टर हुए थे, वो अभी नहीं रहे सन, जब ब्लाइंड सेंट, एंड उनका नाम था स्वामी सरनानंद जी महाराज। वेरी फ्यू पीपल नो। तो उनके साथ दूसरे सेंट्स ने जो इंटरेक्ट किया तो कुछ बातें बताते हैं। उन्होंने काइंडनेस पर उन्होंने एक बात बताई थी। ये मैं उन्होंने कहा था कि आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे जज करेंगे। आप अपना स्पिरिचुअल से डेवलपमेंट जब आपको औरों के दुख में दुख आने लगे, औरों के दुख में दुख आने लगे, तब आप समझिए कि आपका जो भोग की लालसा है, वर्ल्ड को एंजॉय करने की लालसा है, उस पर आपका कंट्रोल आ रहा है। दैट इज द साइंस। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग जनरली डिस्कस नहीं करते, औरों के सुख में सुख आने लगे, which is far more difficult. It is far easier to become sad in others' unhappiness, but it is far more difficult
to become happy in others' happiness. तो औरों के सुख में अगर सुख आने लगे, तब आप ये जानिए कि धीरे धीरे आपका काम जो आपको तंग करता है, माइंड जो आपको तंग करता है, लालसाएं जो तंग करती है, वो धीरे धीरे आप ओवरकम कर पा रहे हैं। बेसिकली हम ये भोग और काम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर क्रिएटेड बाय माइंड। माइंड इनके ऊपर में फोर्स होके करता है। तो ये इतनी गहरी बात है। तो ये काइंडनेस वाला एक हिस्सा है आपके अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। दूसरा हिस्सा है कि दूसरों के दर्द में दर्द आ रहा है आपको, जो आर इवॉल्विंग। दूसरों की खुशी में खुशी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम ध्यान नहीं देते। हम दुखी तो हो जाएंगे, मगर खुश होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारा अहम भाग होने नहीं देता खुश। आई इन अस, सो उसको भी ओवरकम करना, दैट इज ऑल्सो अ गोल ऑफ लाइफ। इन किन्हीं को भी मैं अल्टीमेट गोल नहीं बोलूंगा। अल्टीमेट गोल तो जब हम रियलाइज कर जाते हैं कि वी आर एट अ हायर प्लेन, वी आर वन विद गॉड एंड वी आर ए टूल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, दैट विल बी द अल्टीमेट स्पेस। तो अब ये काइंडनेस आती कैसे है? काइंडनेस आती कैसे है उसकी अगर हम लोग एल्केमी समझे, it is how the kind of love you generate at the end of the day, that love is everything। हम पढ़ते हैं लोग किताबों में, बट व्हाट इज लव? तो उस पर आप वो स्लाइड दिखा सकते हैं जिसपे सुदानंद जी महाराज ने 4 बातें कही थी कि हाउ टू अंडरस्टैंड लव। तो बोले कि जब आपके हार्ट में लव क्रिएट होता है, देन यू जनरेट द फेलो फीलिंग। आप अपने से अपना विस्तार करते हैं, अपने से बड़े बनते हैं, तो औरों की नीड महसूस होती है, औरों का दर्द महसूस होता है। व्हेन लव मैनिफेस्ट्स इन योर हार्ट में जब इनकलकेट होता है, माइंड में जब लव मैनिफेस्ट होता है, तब पैशन आता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आती है। दैट पैशन मे बी टू हेल्प अदर्स, दैट पैशन मे बी टू डू समथिंग for yourself, for others. When the love is generated in head means intellect, mind, passion is more instinctive। उन्होंने समझाया कि जब आपके इंस्टिंक्ट में लव आना शुरू होता है, आपके इंस्टिंक्ट में सेल्फिशनेस कमना शुरू होता है, इंस्टिंक्टनेस में जब ब्रॉडनेस आता है, देन यू गेट पैशन। एंड आपके इंटेलेक्ट में जब लव आता है, इंटेलेक्ट में जब वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड से थोड़ा ब्रॉड होता है, तब आपको ये समझ आने लगती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जो लाइफ है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, इट इज फॉर एवरीबॉडी। योर रिसोर्सेज आर नॉट योर रिसोर्सेज एंड ऑल क्रिएशन आर लाइक यू, यू आर अ पार्ट, सब आप ही के हिस्से हैं। एंड लव जब आपके सोल में मैनिफेस्ट करता है, तब आपका ये डिस्टिंक्शन टूट जाता है, आपको अपने में और औरों में फर्क पता नहीं चलता। तो अगर अल्टीमेट गोल अगर माने हम, तो मेरे ख्याल से अल्टीमेट गोल वही होगा जब लव हमारे सोल में एस्टेब्लिश हो जाए। तो जब सोल में आपका लव एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आप में और औरों में तो फर्क ही नहीं रहेगा। बट हमारे आज के स्तर और आज की चेतना और जिन ऑडियंस से हम बात कर रहे हैं और जिन जनरल कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, उसमें काइंडनेस का जनरेट होना, काइंडनेस का आपके मन में जनरेट होना, काइंडनेस का आपकी बुद्धि में जनरेट होना, काइंडनेस का आपके हार्ट में जनरेट होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। मेरी जानकारी में मे बी नॉट द अल्टीमेट गोल, बट सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो डॉक्टर मनोज फोगला, मानव जैसे इवॉल्व कर रहा है, तो आपको लगता है कि हम लोग कंपैशन, काइंडनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या एक क्लियर चेंज हमें दिख रहा है? क्योंकि ये पैराग्राफ यदि हम देखें किताब का, तो लेखक कहता है टू गिव योरसेल्फ टू अदर्स एंड टू कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर वो कहता है विश्व में मैं ये बदलाव भी देख रहा हूँ। आवर वर्ल्ड इज इन द मिस्ट ऑफ ग्रेट चेंज। पीपल आर ट्रेडिंग इन मनी फॉर मीनिंग। Lawyers who used to judge people by the size of their pocketbooks are now judging people by the size of their commitment to others, by the size of their hearts. Teachers are leaving the wombs of their secure jobs to nurture the intellectual growth of the needy kids living in the combat zones we call inner cities.
People have heard the clear call for change. क्या रियलाइजेशन हो रही है कंपैशन की ओर? क्या हम इवॉल्व कर रहे हैं? चेंज दिख रहा है? यानी देखिए, बोलते हैं कि द लिमिट ऑफ योर एक्सप्रेशन इज द लिमिट ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो आपने जो देखा है अपनी जिंदगी में, जो समझा है, उसी के बेसिस पर आप अपनी थ्योरीज बनाते हैं। तो जिन्होंने भी ये लिखा है ये पैरा, तो उन्होंने अपने आसपास में जो देखा है उसके बेसिस पे लिखा है। हमारा आज हम लाखों साल से सिविलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, लाखों साल ये सिविलाइजेशन चलेगा। हम 50, 60, 100 साल के बीच बीच में ब्लॉक्स में एक एक सिविलाइजेशन, एक लाइफ को लेते हैं। तो हमारा ये मानना कि पहले लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, पहले इवॉल्व नहीं थे, पहले कोरोना नहीं थी, तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण टेक्स्ट है हम देखेंगे तो हमें आज का टेक्स्ट एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमें आज के टेक्स्ट से पुराना टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हर रिलीजन में जो मास्टर्स ने पहले बोल कर गए हैं वो ज्यादा रेलेवेंट है। आज का टेक्स्ट में बहुत सारी खामियां आ गई हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस आ गया। तो ये बोलना है कि पहले लोग इवॉल्व नहीं करते थे, पहले लोगों में काइंडनेस नहीं था, आज आ रहा है, ये हो सकता है कि कोई अपनी अनुभूति एक्सप्रेस कर रहा है, which might be a truth based on the experience of a particular person about a particular circumstances। तो हमें उस विवाद में नहीं पड़ना है कि आज दुनिया अच्छी हो रही है, पहले सही नहीं थी, या कल गलत हो जाएगी, आज सही है, तो उस विवाद में हमें नहीं पड़ना है। हमें तो एक छोटे छोटे स्टेप्स यही लेनी है कि हम अपने अंदर में बदलाव देख रहे हैं। एक तो आप अपने अंदर में जब बदलाव देखेंगे तो कोरस्पोंडिंग आपका बदलाव, आपका सर्कमस्टेंसेस भी वैसा ही हो जाएगा। तो अच्छे लोगों के पास अच्छे लोगों की संगत होती है, अच्छी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनके भाव भी अच्छे होते हैं, फीलिंग्स भी अच्छे होते हैं। तो इससे एक तो पता चलता है कि इन्होंने पॉजिटिव एनर्जीज को कल्टीवेट किया, पॉजिटिव बातें सीखी है, पॉजिटिव लोग इनके आसपास है, तो ही हैज ए पॉजिटिव व्यू अबाउट द लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट एक डिस्पैशनेटली देखें, अपनी सोच या अपनी एक्सपीरियंस को अलग रख के अगर हम देखें, द आइडिया इज दैट हर कॉन्शियसनेस में, हर जनरेशन में, हर टाइम में लोग होते हैं। तो मूड से मूड लोग भी होते हैं, रियलाइज से रियलाइज्ड लोग भी होते हैं, और इवॉल्विंग लोग होते हैं। तो जैसे जैसे इंसान को बोध होता है, वो बोध मेकअप कॉल से हो, कुछ पढ़कर हो, इंट्रोस्पेक्शन से, जैसे जैसे बोध होता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने आप को फुलफिल्ड बनाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने आप को इम्प्रूव या फुलफिल्ड बनाने की कोशिश करता है, तब वो कुछ अफर्मेटिव स्टेप्स लेता है, अपनी सोच को सही करता है। उसके अलावा उसके अंदर में इंडिकेटर है। आप आर्टिफिशियली भी काइंडनेस अगर जनरेट करें तो अच्छी बात है, बिकॉज आर्टिफिशियली करते करते आप वो काइंडनेस के दायरे में धीरे धीरे रियल काइंडनेस भी आपके अंदर में आ जाएगी। आपको सच में रोना नहीं आता है, मगर फिर भी आप माइंड से सोच के, एज ए पैशन, आपका दिल रोता नहीं है किसी का दर्द देखने, बट यू मेक काइंडनेस योर पैशन। जो मैंने 4 बातें पहले बताई सुदानंद जी महाराज की। सो स्टार्ट विथ पैशन, लेट काइंडनेस बिकम योर पैशन फर्स्ट, देन इट विल ट्रांसेंड टू योर हार्ट। सो नाउ द इशू इज दैट आपको बेंचमार्क करके देखना है कि हाउ यू आर इवॉल्विंग। और दुनिया तो भगवान ने दुनिया बनाई है, दुनिया की भला और बुरा के रूप में नहीं देखना चाहिए, दुनिया को डिविनिटी के रूप में देखना चाहिए। बुरा भी अगर है तो भगवान की इच्छा से है, तो हमें बुरा को सही नहीं बनाना है। एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इन इट्स ओन वे। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड वी माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर थिंग्स, वेदर बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। तो मुझे लगता है उस एंगल से दुनिया को देखना चाहिए। हमें अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें शुद्धिकरण के विवाद में पड़ना चाहिए कि हाउ आई एम प्यूरिफाइंग माई सेल्फ, हाउ आई एम इवॉल्विंग, मेरे अंदर में काइंडनेस आ रही है या नहीं आ रही, मैं फोकस्ड बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ, मैं समय को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वेदर आई एम मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ माई लाइफ एंड द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। मेरे हिसाब से उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सर, इन सब चीजों में आप फ्रेंडशिप को कहाँ देखते हैं?
जहाँ इसमें लाइक ऑथर ने ये कहा है कि फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होते हैं लाइफ का। यानी देखिए, फ्रेंडशिप का तो ऐसा है कि आज हम सुनते हैं कि संगम शरणम गच्छामि, कि आपको फोकस रखने के लिए, आपको अपने पास में रखने के लिए आपका संग, आपका सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ इज सब्जेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है ना। हम ह्यूमन लाइफ हमने ले रखे हैं, ह्यूमन लाइफ इज आल्सो सब्जेक्ट टू नेगेटिव इंपल्सेस, कि हमें माइंड की इंपल्सेस नीचे खींच लेती है, हमें हमारे क्रेविंग्स में खींच लेती है। तो हम एक ग्रेविटी के दायरे में जीते हैं। तो ग्रेविटी के जब दायरे में जीते हैं तो वो जैसे बोलते हैं कि डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। तो जब तक आप इवॉल्व नहीं है, जब तक आप नेचुरली एक हायर कॉन्शियस में आप नहीं रह पाते, तब तक आपको ऐसी संगत की जरूरत है, आपको ऐसी संगत की जरूरत है जो आपको कॉन्शियस को नीचे लेने नहीं जाती। तो दोस्त का मतलब है यू हैव टू चूज योर कंपनी। अब तो जो कंपनी आपको गॉडहुड की तरफ लेके जा रही है, जो कंपनी आपको काइंडनेस की तरफ लेके जा रही है, जो कंपनी आपको एक फुलफिल्ड ह्यूमन बीइंग की तरफ लेके जा रही है, जो कंपनी आपका प्रोक्रास्टिनेशन कमा रही है, जो कंपनी आपका समय का प्रॉपर यूज कर रही है, वो कंपनी किसी व्यक्ति की हो, किसी पुस्तक की हो, या एनवायरनमेंट की हो, सॉलिट्यूड की हो, ये सब दोस्त हैं। तो आपको एक दोस्त के रूप में नहीं, एनीथिंग बिकॉज कबीर कुत्ता राम का। तो आपका कमिटमेंट है सेल्फ डेवलपमेंट, आपका कमिटमेंट है मुझे यहाँ पहुंचना है, आपका कमिटमेंट है मुझे सॉफ्ट बनना है, मेरे अंदर में क्रूरता है तो उसको खत्म होनी चाहिए, मेरे अंदर में प्यार आना चाहिए, मेरे में सद्भाव आना चाहिए। ये अगर आपका कमिटमेंट है, आपका दोस्त वही है। अब उसको डेवलप करने में whosoever is helping you, वो व्यक्ति हो सकता है, किताब हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको दोस्त की तरह लें। उसके अलावा आपका किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं रहना चाहिए। बाकी सब आप इग्नोर कर सकते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे कि डोंट अलाउ अदर्स टू स्टील योर टाइम। तो इनके अलावा बाकी सब अदर्स, उनको समय स्टील करने मत दीजिए। इन दैट सेंस यू शुड अंडरस्टैंड नॉट अलाउइंग अदर्स टू स्टील योर टाइम। Anything which is not taking you what you have learned, what you have understood, what you think is good about you, उसमें कंपैशन, काइंडनेस, लव, जो सारी बातें हमने डिस्कस आई है, आपको अगर लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इनके साथ बैठूं, ये बैठना मुझे उसमें हेल्प नहीं कर रहा है, तो डोंट अलाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट टू स्टील योर थिंग। तो उस सेंस में समझना चाहिए और उसी सेंस में दोस्त को समझना चाहिए। जी मनोज जी, काफी इंटरेस्टिंग था कि लेखक कहता है फ्रेंड्स ऐड ह्यूमर, फैसिनेशन एंड ब्यूटी टू लाइफ। तो जैसा आपने कहा कि फ्रेंड सिर्फ पर्सन ही नहीं है, आप कोई किताब, कोई पैशन भी फ्रेंड हो सकता है। एक और पैराग्राफ जो किताब में है वो कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इंडिविजुअल के तौर पे ना देखें, यू आर पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव। तो मुझे कभी कभी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखता है कि अगर मैं कंपैशनेट या काइंड होना चाहता हूँ, तो क्या सबसे पहले मैं शुरुआत अपने से ना करूं, मैं सेल्फ केयर पर ध्यान दूं, अपनी सेहत का ध्यान दूं, अपनी ग्रोथ का ध्यान दूं, तब मैं कलेक्टिव में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे, जैसे जैसे लव आपके अंदर में मैनिफेस्ट करेगा, वैसे वैसे आपको भाव आएगा। तो आपके माइंड में अगर लव इवॉल्व कर रहा है तो आपका औरों के प्रति पैशन आएगा, औरों के प्रति कलेक्टिव फीलिंग नहीं आएगी। औरों के प्रति कलेक्टिव फीलिंग तभी आएगी जब लव आपके हार्ट और आपके सोल में जनरेट होना शुरू होगा, ठीक है ना। तो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपका आपकी अपनी जगह पर आप सही कह रहे हैं कि भैया देखो, unless and until I fix myself, how am I going to consider myself as a part of whole? भाई इतना मैं इवॉल्व हुआ नहीं कि मुझे और मेरे साइड में जो बैठा है दोनों में मुझे एक जैसा लगे, भैया देखो इतने नहीं है, लेट अस बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कह रहे हैं। तो वो एक लार्जर कंसेप्ट बोल रहे हैं कि जो मास्टर्स ऑफ सिवाना है
तो उनके लिए उनमें और जूलियन में कोई फर्क नहीं है, या उनमें एक कॉमन आदमी में कोई फर्क नहीं है, बट वो उनकी उतना शुद्धिकरण हो चुका है, उतने इवॉल्व कर चुके हैं, and they have realized that state where that love has transcended their heart and soul. तो जब तक लव हार्ट एंड सोल को ट्रांसेंड नहीं करता है, then let it be at an aspiration level. वासुदेवाय कुटुंबम, let it be an aspiration. aspiration को मत छोड़िए। तो ये जो स्टेटमेंट है, let it be an aspirational statement for you till you realize that it is not an aspirational statement, it is a fact. तो फाइनली एंड में जो एक और भाव है, इसको हम फिर फाइनली कंक्लूड कैसे करें, जिसमें लेखक कह रहा है मनोज जी, that the quality of your life will come down eventually to the quality of your contribution. देखिए, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अब स्टेटमेंट को फॉर्मूलेट करना हमारे लिए उचित नहीं होगा कि कौन सी स्टेटमेंट किसने किस संदर्भ में कही है, हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबली हैविंग अ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ in the circumstances in which it was spoken. But now quality of your contribution ये होता है कि आप रियलाइज करें कि whatever you are doing, you are not doing, because आपका कंट्रीब्यूशन तभी तक है जब तक आपके अंदर कर्ता भाव हो, जब तक आप सोच रहे हैं कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तब तक पर दुख के उपकार करे मन अभिमान ना लाए ना, तब तक अभिमान है। तो एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग द क्वालिटी ऑफ माय कंट्रीब्यूशन, तब तक अभिमान है, तब तक आपकी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और इवॉल्व करना है। तो आप बिना इवॉल्व किए ही अगर जिंदगी को आप अपनी जिंदगी को एक स्टेज में आप कंप्लीट कर रहे हैं या वो गोल ऑफ द लाइफ है, तब तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अदरवाइज एस्पिरेशनल लेवल एटलीस्ट सब बड़े बड़े मास्टर्स नहीं बन सकते। मास्टर का मतलब जो भी महात्मा नहीं होता है, मास्टर का मतलब होता है कि एक कॉमन आदमी भी एक स्टेट में आ जाता है जिसमें उसको दूसरों के भाव में फर्क नजर नहीं आता है। हो सकता है कि पर्सन्स लाइक से आवर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद, उनमें एक भाव मिलता है, उनको हम एक ऋषि मुनि की तरह नहीं जानते, क्योंकि देखने से एक फील आता है कि उनके अंदर में एक काइंडनेस और एक हार्ट का एक ऐसा शायद एक भाव आ गया है। तो उस लेवल के हमारी चेतना में एक्सपीरियंसनल लेवल हमें ये सोचना चाहिए कि एक स्टेज ऐसी आएगी that there is nothing called my contribution, and that will be your real offering to God, that will be your real offering to the society and the world as large. But जब तक वो भाव नहीं आता है, तब तक आप क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर में सेवा भाव कितना। इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन से हम सोचते हैं सेवा भाव, मतलब वो बोलना भी गलत होगा। हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू योरसेल्फ एंड हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। आपने सिर्फ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, आपने साधना नहीं की, आपने मेडिटेट नहीं किया, तो भी क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इज क्वेश्चनेबल। सो अ कंप्लीट क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन वुड बी दैट हाउ यू कंट्रीब्यूट टू। स्वार्थ का मतलब होता है कि स्वयं का अर्थ, तो अपने लिए भी कंट्रीब्यूट कीजिए, समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कीजिए, और क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूट्स को मापते रहिए। जब आपको ये मापना इरेलेवेंट लगे, कबीर का मैं एक लास्ट है दोहा मुझे याद आता है कि हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त बहा तो क्यों बोले, मन मस्त बहा तो क्यों बोले। तो जब आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में आ जाएंगे तो तब अपना कंट्रीब्यूशन मापना आप छोड़ देंगे। किंतु जब तक आप अपना तोल रहे हैं अपना इवोल्यूशन, जब तक हीरा को गांठ में गठियाया नहीं, आपने भूले नहीं उसको, तब तक आप कीप ऑन मेजरिंग, आप अपने आप को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप खुद कितना, ये दोनों कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए, नॉट ओनली द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। राइट।
Thank you very much, Dr. Manoj Fogla. As you said, that we need to look at contribution both to self and the society. And like you Right. said at the start, that the limit to our expression will be the limit of our experience. So let's hope, Rati, all of us have enhanced experience of life. एंड मैंने एक चीज और जानी कि फ्रेंड सिर्फ एक लिविंग बीइंग नहीं होते, फ्रेंड्स हमारी किताबें भी होती हैं, और यही हमारे अमरकंटक का पर्पस ऑफ सीरीज भी है कि ज्ञान में किस तरह से अज्ञानता के रंग को भी ढूंढा जाए. So the series is a humble attempt to bring out the shades of ignorance that accompany knowledge. When we read any reading book, thought, or idea, it influences our psyche, but at times there can be collateral damage due to our inability to decipher the accompanying ignorance. That's why reading is beautiful, but it's also important to reread and study and discuss. Hope you're enjoying the series. If you've got any feedback, do email us. Our email ID is amarkantak2021@gmail.com. So thank you so much, Manoj sir. आज आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ज्ञानता के रंग जो थे वो भी दिखाए, और बहुत सारी चीजें क्लियर भी की हमारे साथ. तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you. जी नमस्ते. Thank you, sir. थैंक यू.